नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। पिछली वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने राज्य व्यवस्था अर्थात भारत की राज्य व्यवस्था के संबंध में कार्यपालिका और विधायिका तथा न्यायपालिका को समझने का प्रयास किया। कार्यपालिका को जानने के क्रम में हम लोगों ने जाना कि कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है, और सबसे पहले हमने राष्ट्रपति के संबंध में पढ़ा। राष्ट्रपति के संबंध में हमने अभी तक अनुच्छेद 52, 53, 54 और 55 अर्थात 52 में जो उपबंध है राष्ट्रपति के बारे में, 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन तथा 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। इन अनुच्छेदों को हमने बहुत ही ध्यानपूर्वक और डीपली पढ़ा है। आइए इस वीडियो में इसके आगे के अनुच्छेदों के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि अनुच्छेद 56 में उपबंध है राष्ट्रपति की पदावधि का, तो चलिए देखते हैं राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है वह उसके पद धारण करने से 5 वर्ष तक होती है ना, 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल होता है। ठीक है। अनुच्छेद इसी के अंतर्गत 56(1) में 56(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति पद समाप्ति के अर्थात कार्यकाल पूरा हो जाने के पद समाप्ति के पश्चात तब तक अपने पद पर बना रहेगा, तब तक पद पर आसीन रहेगा जब तक उस पद का उत्तराधिकारी पद को धारण नहीं कर लेता। उस पद का उत्तराधिकारी पद धारण नहीं करता। ठीक है। अर्थात राष्ट्रपति का भले ही कार्यकाल समाप्त हो जाता है, अर्थात 5 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाने के पश्चात वह अपने पद पर तब तक आसीन रहेगा जब तक कि उस पद पर अन्य अर्थात कोई और व्यक्ति राष्ट्रपति पद को धारण करके उस पद पर आसीन नहीं हो जाता। यह कहता है अनुच्छेद 56(1)(ग)। इसके पश्चात अन्य उपबंध है इन्हीं में। जबकि राष्ट्रपति जो कि पदासीन है उसका कार्यकाल पूर्ण हो जाता है, तो दूसरे राष्ट्रपति के पद धारण करने तक उसके कार्यकाल अर्थात उस अवधि में जो उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेगा। ठीक है। अर्थात जब राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और जब उसके उत्तराधिकारी द्वारा पद धारण करने के बीच की जो अवधि है उस अवधि में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेगा। तीसरी चीज देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि जब राष्ट्रपति क्या दे देता है, त्यागपत्र, अपने पद से यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो उपराष्ट्रपति सूचना तुरंत किसको देगा, इसकी सूचना लोक सभा अध्यक्ष को देगा, है ना। अर्थात राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देगा, तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को। सामान्यतः देखा जाता है कि राष्ट्रपति के पद समाप्ति की जब अवधि 6 माह बचती है तो निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है।
ताकि राष्ट्रपति पद के अगले दिन से उत्तराधिकारी जो राष्ट्रपति हो वह अपना पद धारण कर ले। चलिए अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 57, जिसमें राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता लिखी है। तो यहाँ पर एक चीज देखने लायक है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन हेतु अर्थात एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, हमारे संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। पर जो हमारे पूर्व अर्थात प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो 2 कार्यकाल तक थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब से कब तक थे? 1952 से लेकर 1962 तक थे। और इसका पुनर्निर्वाचन हेतु संविधान इसको ऐसे ही याद रख लेते हैं कि पुनर्निर्वाचन अर्थात एक व्यक्ति, चलिए इसको लिख ही देते हैं, कितनी एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। अन्य देशों से यदि हम तुलना करें तो अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, ठीक है, परंतु हमारे देश के संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अगला आर्टिकल है राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु, अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 58, है ना। इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है? राष्ट्रपति पद हेतु अर्हता व पात्रता, अर्थात जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार खड़ा होगा उसकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक। दूसरी बात, आयु कम से कम 35 वर्ष। सबसे कम उम्र के हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं वो कौन है? नीलम संजीव रेड्डी जी, ठीक है। इसके अलावा लोकसभा सदस्य निर्वाचित किए जाने की पात्रता रखता हो, ठीक है। 3 चीजें हो गई। चौथी चीज, उसके नाम का जो प्रस्ताव व अनुमोदन, प्रस्ताव 50 लोगों द्वारा और अनुमोदन अर्थात समर्थन 50 लोगों द्वारा, ठीक है। अर्थात जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद हेतु खड़ा हो रहा है 50 लोगों द्वारा उसके नाम का प्रस्ताव लाया जाना और 50 लोगों द्वारा उस प्रस्ताव का समर्थन आवश्यक है। ये जो व्यवस्था है 1997 से शुरू हुई है। 1997 तक क्या थी? 1997 तक यहाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर 10 लोगों द्वारा प्रस्तावित, ठीक है, और 10 लोगों द्वारा समर्थन था, ठीक है। 1997 के पश्चात 50 लोगों द्वारा प्रस्ताव, 50 लोगों द्वारा अनुमोदन। इसके अलावा पहले
जमानत राशि कितनी थी? 2500 रुपये। वर्तमान में कितनी है जमानत राशि? 15,000 रुपये। अब ये तो थी बात जमानत राशि की। अब जमानत जब्त कब हो जाती है? जमानत जब्त होने, राष्ट्रपति पद हेतु जमानत जब्त तब होगी जबकि प्रत्याशी या अभ्यर्थी जो होगा वह कुल पड़े वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त ना कर पाए, तब उसकी जमानत जब्त हो जाती है। ठीक है। राष्ट्रपति पद हेतु जो व्यक्ति खड़ा हो उसके नाम का प्रस्ताव 50 लोगों द्वारा तथा समर्थन अर्थात अनुमोदन 50 व्यक्ति द्वारा। 1997 के पहले तक क्या था प्रावधान कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद हेतु खड़ा हो रहा है उसके नाम का प्रस्ताव 10 लोगों द्वारा और अनुमोदन भी 10 लोगों द्वारा। ठीक है। 1997 के पश्चात बदल गया। भारत का नागरिक हो, कम से कम उम्र 35 वर्ष। जमानत राशि पहले थी 2500 रुपये, अब कितनी है? 15,000 रुपये। जमानत जब्त कब हो जाएगी? जब प्रत्याशी 1/6 यानी कुल पड़े वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त न कर पाए तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। अगला आर्टिकल है यहाँ पर राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, अर्थात राष्ट्रपति पद पर जो व्यक्ति अभ्यर्थी खड़ा हो रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन में उसके लिए क्या शर्त होती हैं, चलिए यहाँ देख लेते हैं। पहली शर्त क्या होगी? वह संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य न हो। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की अर्हता में एक उपबंध है कि राष्ट्रपति पद हेतु जो उम्मीदवार खड़ा हो रहा है उसे लोकसभा के में निर्वाचित होने की, अर्थात लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की वो योग्यता रखता हो। सदस्य नहीं होना चाहिए यहाँ पर लिखा है, और यदि वह सदस्य है तब क्या होगा? ना हो, और यदि है तब निर्वाचन की तिथि से उसका पद रिक्त माना जाएगा उस सदन में, है ना? ये रिक्त माना जाएगा। सीधी सी बात है। यदि आप संसद या विधानमंडल में से किसी सदन के सदस्य नहीं हैं और यदि हैं तो आपका निर्वाचन की तिथि से आपका पद रिक्त माना जाएगा। इसके अलावा कोई लाभ का पद धारण ना किए हो। अब ये लाभ के पद कौन कौन से होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे? लाभ का पद नहीं माना जाएगा। कौन कौन से पद लाभ के पद नहीं माने जाएंगे? एक तो राष्ट्रपति खुद हो, जबकि अनुच्छेद 57 के तहत पुनर्निर्वाचन में खड़ा हो और इसके पहले राष्ट्रपति रहा हो तो वह पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा। इसके अलावा राज्यपाल, यह भी पद राष्ट्रपति हेतु लाभ का पद नहीं माना जाएगा। संघ व राज्य में मंत्री पद पर हो तो ये पद राष्ट्रपति के निर्वाचन में लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। अगला अनुच्छेद है यहाँ पर अनुच्छेद 60, जिसमें महाभियोग का उपबंध है।
यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हमारे संविधान में जो महाभियोग शब्द है वह केवल राष्ट्रपति के लिए उसका प्रयोग किया गया है, जबकि महाभियोग की प्रक्रिया अन्य चीजों में, अन्य जो पद हैं उन पर भी लगाई जा सकती है प्रक्रिया, परंतु जो शब्द है वह केवल राष्ट्रपति के लिए है। अन्य किस किस पर प्रक्रिया लगाई जाती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके न्यायाधीश हो गए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, कैग अर्थात नियंत्रक महालेखा पर्यवेक्षक, इसके अलावा अन्य प्रकार के आयोग हैं उन पर भी महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। परंतु यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो महाभियोग शब्द है वह केवल राष्ट्रपति हेतु उपबंधित है। चलिए देखते हैं महाभियोग। महाभियोग जो प्रक्रिया है यह संसद द्वारा चलाई जाने वाली कैसी प्रक्रिया है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, कैसी प्रक्रिया? संसद द्वारा चलाई जाने वाली अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। क्या होगा महाभियोग में? सबसे पहले तो इसकी सूचना होती है, प्रस्ताव की सूचना किसे? राष्ट्रपति को। कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व दी जानी चाहिए तथा इस प्रस्ताव की सूचना पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, सूचना पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर। अब यह प्रस्ताव जिस सदन में लाया गया हो उसके 2/3 सदस्य, कैसे 2/3 सदस्य? उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, इसके पश्चात यहां से जब पारित हो जाएगा उसके पश्चात ये जाएगा दूसरे सदन में। दूसरे सदन में जाने की बीच में जो अवधि बचती है उस अवधि में राष्ट्रपति स्वयं या अपने द्वारा नियुक्त व्यक्ति के माध्यम से दूसरे सदन में क्या करेगा? स्पष्टीकरण करेगा। इसके पश्चात भी यदि दूसरे सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित, दूसरे सदन में भी पारित कर हो जाने पर राष्ट्रपति क्या हो जाता है? पदमुक्त। ठीक है, चलिए एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं शॉर्ट में। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है वह संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। यहाँ पर एक चीज लिखना मैं भूल गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगता है? तो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, जब ऐसा प्रतीत हो कि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहा है। संविधान के अतिक्रमण
करने पर, ये है कारण। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाने का कारण है क्या? यदि ऐसा प्रतीत होता है संसद को कि राष्ट्रपति संविधान या फिर अपने जो संवैधानिक अधिकार है उनका अतिक्रमण कर रहा है, तो उस पर संसद क्या चला सकती है? महाभियोग। इसकी क्या प्रक्रिया? सबसे पहले एक प्रस्ताव आएगा, अर्थात सूचना राष्ट्रपति को कि आप पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा रही है या चलाई जाएगी। इसकी जानकारी राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दी जाएगी। उस सूचना पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। इसके पश्चात वह प्रस्ताव जिस सदन में महाभियोग लाया गया है उसके उपस्थित और मतदान करने वाले अर्थात 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा एक सदन में। उसके पश्चात स्वीकृति हेतु दूसरे सदन में भेजा जाएगा और इस अवधि के बीच में राष्ट्रपति या तो स्वयं या अपने द्वारा नियुक्त व्यक्ति के माध्यम से क्या करेगा? स्पष्टीकरण करेगा। तब उसका यदि स्पष्टीकरण से दूसरा सदन संतुष्ट होता है तो वह जो महाभियोग की प्रक्रिया वहीं रुक जाएगी, अन्यथा दूसरे सदन में भी वह जो प्रस्ताव है 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है, अर्थात दूसरे सदन द्वारा स्वीकृति दे दी जाती है, तो राष्ट्रपति उस दिन से पदमुक्त हो जाता है। यहाँ पर एक चीज, चलिए, जैसे हम लोगों ने देखा था अनुच्छेद 54 में कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, उसी प्रकार राष्ट्रपति पर जब महाभियोग की प्रक्रिया चलती है उसमें भी कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं। ये है लोकसभा प्रथम तथा निम्न सदन, लोकसभा। ये है राज्यसभा द्वितीय तथा उच्च सदन। इन दोनों के निर्वाचित व मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं किसमें? महाभियोग की प्रक्रिया में। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य थे, है ना। इसी प्रकार विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य थे और एनसीआर दिल्ली और पुदुचेरी के भी निर्वाचित सदस्य थे। विधान परिषद का ना ही निर्वाचित ना ही मनोनीत कोई सदस्य नहीं था। परंतु महाभियोग की प्रक्रिया में जो ये मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, वो मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति पर जब महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है तब वो शामिल होते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, क्या राष्ट्रपति पर जब महाभियोग की प्रक्रिया चलती है तो उसमें मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। हाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाए जाने पर दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। यहाँ पर ये महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 में उपबंधित है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया। यहाँ पर हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 61 तक जो अनुच्छेदों का उपबंध है, अनुच्छेदों में बंद है, उन सभी के बारे में जाना। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। चूंकि राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है, इस कारण से उसके पास विभिन्न क्षेत्रों में कुछ शक्तियां प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद 53 में दिया गया, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, हम सभी जानते हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, चूंकि हम सभी जानते हैं अनुच्छेद 79 में जो संसद है वह राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। विभिन्न विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, अर्थात जो भी विधेयक बनेंगे, जैसे धन विधेयक और संवैधानिक संशोधन विधेयक, इनको छोड़कर जितने भी विधेयक हैं उन सभी पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है और कुछ विधेयकों पर तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति भी आवश्यक होती है। धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, इन पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लगती है, अर्थात उनको जो है राष्ट्रपति को स्वीकृति देना अनिवार्य है। इसके पश्चात राष्ट्रपति के पास जो है कुछ न्यायिक शक्तियां होती है, जैसे क्षमादान की शक्ति, लघुकरण की शक्ति इत्यादि। कुछ वित्तीय शक्तियां होती हैं, जैसे कि राष्ट्रपति जो है जो
वित्त आयोग द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वह राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता है। सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है देश की, और राजनयिक शक्ति और आपातकालीन शक्ति अनुच्छेद 352 से 360। चलिए इनको क्रम से एक एक करके बहुत ही डीप में एक एक महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर चूंकि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं संविधान के अनुरूप स्वयं या अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी अर्थात मंत्रिपरिषद के माध्यम से करता है। तो अनुच्छेद 74 इसके अंतर्गत हम देखेंगे, इसी के अंतर्गत हम देखेंगे अनुच्छेद 74 में वर्णन है क्या कि राष्ट्रपति को सलाह है, राष्ट्रपति की सहायता व सलाह हेतु मंत्रिपरिषद अर्थात जो मंत्रिपरिषद होगा वह राष्ट्रपति को विभिन्न जो विधायी और प्रशासनिक कार्य होंगे उनके संबंध में सलाह देगा। अनुच्छेद 75 में है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, इसके अंतर्गत 75(1) में क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति क्या करता है, जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का समय होता है तो सामान्यतः राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, और जबकि जो निर्वाचन का परिणाम है स्पष्ट न होने पर, है ना, जब जो निर्वाचन है अगर उसमें जो परिणाम है वो स्पष्ट ना हुआ अर्थात किसी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तब वह ऐसे व्यक्ति को, उस दल के लोकप्रिय व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। अनुच्छेद 77 में है सरकारी कार्यों का संचालन कैसे, कार्यपालिका के समस्त कार्य, है ना, राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ठीक है, और मंत्रियों के निर्णय भी मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णय पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मानी जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 78
क्या कहता है, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो देश के प्रशासनिक, विधायी व मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णय, मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णय, यह दायित्व होता है प्रधानमंत्री का। जब राष्ट्रपति ऐसी इनमें से कोई भी जानकारी मांगे तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इन विषयों पर सूचित करे। अब आता है अनुच्छेद 160। अनुच्छेद 160 में क्या उपबंध है? अनुच्छेद 160 में उपबंध है, कुछ राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। ठीक है, अर्थात राष्ट्रपति, ऐसा भी समय आ सकता है कि जब राष्ट्रपति को राज्यपाल के पद का अर्थात उसके कृत्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। ऐसे असाधारण या आकस्मिक ठीक है, असाधारण और आकस्मिक समय पर या यहाँ पर लिख दीजिए परिस्थिति में राष्ट्रपति राज्यपाल पद हेतु उपबंध कर सकता है। ठीक है, यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि राज्यपाल अपना कार्य करने में असमर्थ है, उस परिस्थिति में राष्ट्रपति राज्यपाल के पद के कर्तव्य का पालन करते हुए उपबंध कर सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 263 में उपबंध है कि राष्ट्रपति संघ व राज्य या विभिन्न राज्यों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है सामंजस्य और सहयोग स्थापित करने हेतु। इसके अलावा मंत्रियों में विभाग नियुक्ति के समय मंत्रियों में विभाग वितरण के समय नियम बना सकता है। यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की
संख्या, सेवा शर्त इत्यादि निर्धारित कर सकता है। यूटीज अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक नियुक्त कर उस यूटी अर्थात यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन संभालता है। ठीक है। इसके अलावा किसी क्षेत्र को SC ST यानी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर वहाँ का प्रशासन चला सकता है। ठीक है। विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करता है। कौन कौन से आयोग, जैसे UPSC संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, कैग, भाषा आयोग इत्यादि जो आयोग रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं, राष्ट्रपति उन आयोगों को संसद के सदनों में प्रस्तुत करता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट, राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग, राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? मंत्रिपरिषद अर्थात अनुच्छेद 74 के तहत मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। चलिए जल्दी से यहाँ पर राष्ट्रपति नियुक्ति किन किन लोगों की करता है इन पर भी नजर डाल लेते हैं। राष्ट्रपति UPSC अर्थात संघ लोक सेवा आयोग, कैग अनुच्छेद 315 के तहत UPSC, कैग 148, निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन भारत का आयोग अनुच्छेद 324, भाषा आयोग अल्पसंख्यक आयोग, सर्वोच्च यहाँ पर लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की राज्यपाल, महिला आयोग, संघ के मंत्रियों की भी नियुक्ति, SC ST आयोग, SC व ST आयोग, विभिन्न आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यहाँ पर वित्त आयोग,
अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग इत्यादि आयोगों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने राष्ट्रपति से संबंधित जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, उसके अंतर्गत राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति को समझा। इसके आगे जो उसकी विभिन्न शक्तियां हैं हम आने वाली वीडियो में समझेंगे। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लें तथा वीडियो के संदर्भ में कमेंट बॉक्स पर अपनी राय रखना ना भूलें। धन्यवाद।